हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन, ओडिया खेड़ा, फतेहाबाद। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड विषय पर, व्यापार से मिलने वाले लाभ। इसमें हम जिक्र करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टाइप्स, मेजरमेंट जिसमें हम क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी लेंगे। फिर है कौन से तत्व हैं जो हमारे व्यापार से मिलने वाले लाभ को निर्धारित करते हैं, और अंत में समरी। तो शुरू करते हुए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे हम इजीली किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी किसी से मिल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो मन चाहें, जिन वस्तुओं का चाहे, हम उपभोग कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो रहा है ट्रेड के कारण। ट्रेड के कारण हम वस्तुओं का आयात कर सकते हैं और निर्यात कर सकते हैं। आज हमारे पास कोई बाधाएं नहीं है कि दूसरे देशों में उत्पादन होने वाले वस्तुओं का उपभोग हम यहाँ ना कर पाए। तो अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे जानेंगे गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है और कैसे ये प्राप्त होते हैं, कैसे ये जनरेट होते हैं। तो जैसे कि हम एक सिंपल उदाहरण ले, एक व्यापारी है, वो दूसरे व्यापारी के साथ तभी व्यापार करेगा जब उस व्यापार में उसको कुछ ना कुछ लाभ मिलता हो। इसी परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्र के साथ तभी व्यापार करेगा जब उसे उससे कुछ लाभ या बेनिफिट्स मिलते हों। तो इसमें हम सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, थोड़ा हम मर्केंटिलिज्म की धारणा के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। मर्केंटिलिज्म एक धारणा है, एक विचारधारा है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्रचलित थी। उसके बाद में उनके क्या विचार थे व्यापार से मिलने वाले लाभ के बारे में। और फिर हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के विचारों की चर्चा करेंगे। और इसी में आगे बढ़ते हुए मॉडर्न थ्योरी में हम गॉटफ्रीड हैपलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी से हम कैसे व्यापार से मिलने वाले लाभ के बारे में जानते हैं या उनको मेजर करते हैं। पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र के थ्रू ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हुए सबसे पहले व्यापार से मिलने वाले लाभ से क्या अभिप्राय है। इट मीन्स द नेट बेनिफिट्स और इंक्रीज इन गुड्स। जो भी एक राष्ट्र को शुद्ध लाभ मिलते हैं या वस्तुओं में वृद्धि होती है दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग या व्यापार करने से, उसे हम कहते हैं व्यापार से मिलने वाले लाभ। जब एक कंट्री और अन्य कंट्रियों के साथ व्यापार कर रही है तो जो भी उसके वस्तुओं में वृद्धि हो रही है या शुद्ध लाभ हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, गेन्स फ्रॉम ट्रेड। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी देश के उपभोग में वृद्धि होती है वस्तुओं के आदान प्रदान करने से, या उत्पादन में वो स्पेशलाइज हो जाता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, गेन्स फ्रॉम ट्रेड। बेसिकली गेन्स फ्रॉम ट्रेड दो टाइप के होते हैं। एक हम लेते हैं संभावित लाभ, पोटेंशियल गेन, और दूसरा वास्तविक लाभ। अब पोटेंशियल गेन क्या होता है, पोटेंशियल गेन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने ले लिया, सपोज दो वस्तु हम ले रहे हैं एक्स और वाई, और दो हमने कंट्री ले ली ए और बी। अब इन एक्स वाई को बनाने में जो लागत आएगी, मान लीजिए सी एक्स लागत है एक्स वस्तु बनाने में और सी वाई लागत है वाई वस्तु बनाने में। अब इन लागत का अनुपात, जो रेशियो हम ले रहे हैं, ये रेशियो और यहाँ ए जो लिया है ये शो कर रहा है कि ए कंट्री में दोनों की लागत का अनुपात, और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सी एक्स और सी वाई क्या हो गया, एक्स वस्तु की लागत, वाई वस्तु की लागत किसमें, बी कंट्री में। तो इनके अनुपात का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा संभावित लाभ। कि कोई भी दो कंट्री में दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो उनकी लागत के अनुपात का तो जो अंतर है, जितना लागत के अनुपात में अंतर आ रहा है, उस अंतर के कारण उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, संभावित लाभ। एक्चुअल गेन क्या होता है, इसमें हम लागत की जगह
क्या ले लेते हैं, प्राइस रेशियो। वहां पे कॉस्ट रेशियो, ध्यान कीजिए, जब हम पोटेंशियल गेन, संभावित गेन निकाल रहे हैं तब हम कॉस्ट रेशियो लेते हैं, और जब हम एक्चुअल गेन निकाल रहे हैं तब हम क्या लेते हैं, प्राइस रेशियो, कीमत का अनुपात। तो सेम उसी तरह से पी एक्स पी वाई क्या हो गया, ए कंट्री में एक्स और वाई वस्तु की कीमतों का अनुपात, और ये हो गया बी कंट्री में। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल गेन या वास्तविक लाभ। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं और फ्री ट्रेड की बात करते हैं, फ्री ट्रेड का मतलब जो हम व्यापार कर रहे हैं उस पे हमने किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा, उस केस में हमारी लागतें और जो कीमत है वो बराबर होगी। तो लागत और जब कीमत बराबर है तो एक्चुअल गेन और पोटेंशियल गेन जो है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। जितना वास्तविक हमारा लाभ है उतना ही संभावित लाभ है। लेकिन अगर हमारी ट्रेड पे हमने कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, टैरिफ लगा रखा है, क्वाटा लगा रखा है, और हमारी जो वस्तु बाजार और साधन बाजार हैं वो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट से आप समझते हैं मोनोपोली है, मोनोपोली है, उस केस में हमारे जो प्राइस और कॉस्ट रेशियो बराबर नहीं होंगे या कम होंगे, प्राइजेस ज़्यादा होंगे या कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्चुअल गेन और पोटेंशियल गेन बराबर ना होके, अगर प्राइस रेशियो ज़्यादा है कॉस्ट रेशियो तो एक्चुअल गेन ज़्यादा होगा, अगर कम है तो एक्चुअल गेन पोटेंशियल गेन से कम होगा। अब आगे थ्योरीज पे बढ़ते हुए उससे पहले हम कुछ अजम्पशंस यहाँ स्टडी करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस, मान्यताओं का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन मान्यताओं के बेस पे हम रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। मान्यताओं का मतलब ये नहीं है कि इन्हीं पे ही हमारी थ्योरी या मॉडल जस्ट रेस्ट करते हैं, धीरे धीरे हम इनको रिलैक्स करते हैं तब भी वो हमारी थ्योरी उस परिप्रेक्ष्य में लागू होती है। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सिद्धांत की बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी, सबसे पहले ये मान के चलती है वो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 मॉडल। 2 इंटू 2 इंटू 2 मॉडल का मतलब, हम सिंप्लिसिटी देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि व्यापार बहुत सारे देशों के बीच में होता है, लेकिन अगर हम एक साथ बहुत सारी कंट्रीज ले लेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे और डायग्राम में भी हम उसको इजीली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान्यता लेके चलते हैं कि दो राष्ट्र हैं जिनके बीच में व्यापार हो रहा है, दो ही वस्तुएं हैं जिनका व्यापार हो रहा है, आपस में आदान प्रदान, और दो ही हम उत्पादन के साधन ले रहे हैं। ये जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ले रहे हैं। धीरे धीरे हम इन मान्यताओं को रिलैक्स करते हैं तो उसमें भी ये हमारी इकोनॉमिक थ्योरी पूरी उतरती है। दूसरी जो असम्पशंस हम ले रहे हैं वो है नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। स्टार्टिंग के लिए हम मान के चल रहे हैं कि जिन भी दो देशों में व्यापार हो रहा है उन्होंने आपस में किसी भी प्रकार का कोई एक दूसरे के साथ प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट असम्पशन है वो है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स विद इन नेशन। जो भी हमारे फैक्टर हैं, उत्पादन के साधन हैं, वो राष्ट्र के बीच में तो पूरी तरह से गतिशील हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनमें कोई गतिशीलता नहीं है। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल कॉमोडिटी और फैक्टर मार्केट। साधन बाजार में भी और वस्तु बाजार में भी हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मान के चल रहे हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट असम्पशन इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। किसी प्रकार का जो हम सामान का आयात निर्यात कर रहे हैं उस पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आ रही। तो शुरू करते हुए सबसे पहले जब हम व्यापार से लाभ की बात करते हैं तो मर्केंटिलिज्म की विचारधारा से हम इसको शुरुआत करते हैं कि 17वीं-18वीं शताब्दी में मर्केंटिलिज्म विचारधारा प्रचलित थी। अब मर्केंटिलिज्म पहले है क्या, हम थोड़ा ये जान लें। 17वीं-18वीं शताब्दी में बुद्धिजीव, व्यापारी, बैंकर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये एक लोगों का ग्रुप था जो एक देश को कैसे व्यापार करना चाहिए, कितना करना चाहिए और
अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे लिखते थे। तो वो जो लिखते थे, जो उनकी विचारधारा थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मर्केंटिलिज्म। अब ये क्या, इनका क्या मानना था, इनकी क्या धारणा थी कि कोई भी जो राष्ट्र है उसके पास जितना सोना चांदी, जितने बहुमूल्य पदार्थ होंगे, वो उतना ही रिच होगा, उतना ही साधन संपन्न होगा, उतना ही वो पावरफुल होगा। अगर उसके पास साधन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आर्मी भी इन्वॉल्व कर सकता है और दूसरे देशों को जीत के उनको अपनी कॉलोनी बना सकता है। सो इसलिए ये जो मर्केंटलिज्म थे, ये अपनी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए बढ़ावा देते थे कि हमें निर्यात तो बढ़ाने चाहिए और आयात कम से कम रखने चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना था कि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमें गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा मिलेगा और हमारे राष्ट्र की वेल्थ बढ़ती चली जाएगी, और अगर हम आयात करेंगे तो वो वेल्थ आयात की पेमेंट करने में कम हो जाएगी। इसलिए ये कहते थे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट्स कम। तो इनका जो व्यापार से मिलने वाले लाभ के बारे में धारणा थी, वो बड़ी संकुचित धारणा थी। इनका ये मानना था कि अगर दो कंट्री ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी, तो ए को लाभ तभी मिलेंगे अगर बी को लॉस हो रहा है। इनका ये मानना था कि ट्रेड क्या है, एक जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है, जिस गेम में एक खिलाड़ी को मिलने वाले लाभ दूसरे को होने वाली हानि के बराबर है। इनका मानना था भी एक ही जीत सकता है दूसरे की लॉस पे, दूसरे की हानि पे। तो ये टोटली इस विचारधारा में थे कि गेन तभी होंगे जब टोटली गेन एक कंट्री को फुल्ली तभी हो सकते हैं जब दूसरी कंट्री का पूरी तरह से लॉस हो। तो ये बहुत ही संकुचित विचारधारा थी। फिर हम आते हैं क्लासिकल थ्योरी पे। लेकिन एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने सिंपल शुरू किया, ये कहते हुए कि अगर दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं तो ये नहीं है कि एक देश को अगर लाभ हो रहा है तो दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि दोनों नेशन को ही लाभ मिलते हैं। तो उन्होंने मर्केंटिलिज्म की संकुचित विचारधारा से किसकी ओर स्टेप रखा, एक व्यापक विचारधारा से, कि अगर दो नेशन आपस में व्यापार कर रहे हैं तो दोनों को उससे लाभ मिल सकते हैं। अब इसके पीछे उनकी धारणा क्या थी, वो कहते थे कि अगर दो राष्ट्र व्यापार कर रहे हैं और एक नेशन है, वो दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, लेकिन दोनों में से एक में वो ज़्यादा एफिशिएंट है और एक में वो कम एफिशिएंट है। तो वो कहता है जिसमें वो एफिशिएंट ज़्यादा है उसको उसका निर्यात करना चाहिए, और जिसमें वो एफिशिएंट कम है उसका उसको आयात करना चाहिए। इस तरह से दोनों राष्ट्र को गेन या व्यापार से लाभ प्राप्त होंगे। इस तरह से अगर वो व्यापार करते हैं तो संसाधनों का भी अनुकूलतम प्रयोग होगा, अच्छे से साधन उपयोग किए जाएंगे और दोनों वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा। वो कैसे होगा, एक टेबल की सहायता से हम इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए हमने दो देश ले लिए, इंडिया एंड यूएस। दो वस्तुएं ले ली हमने, एक वीट ले लिया और एक क्लोथ। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ ट्रेड, कि पहले हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दोनों देशों में किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं हो रहा। जब कोई भी व्यापार नहीं हो रहा, ट्रेड नहीं है, तो इंडिया को देखिए। इंडिया एक लेबर अगर 1 घंटा लगाता है तो 1 घंटे में इंडिया वीट के बना सकता है 6 इकाई और क्लॉथ कपड़ा बना सकता है 4 इकाई। ऐसे ही अगर हम यूएस के देखें तो यूएस 1 घंटे में वीट बना सकता है 1 इकाई और क्लॉथ बना सकता है 5 इकाई। तो अगर हम यहाँ से देखें इंडिया के केस में, देखिए 1 घंटे में इंडिया कितना बना सकता है, वीट 6, और यूएस वीट बना सकता है सिर्फ 1। और क्लॉथ में अगर हम देख रहे हैं तो क्लॉथ इंडिया बना पा रहा है 1 घंटे में 4। तो इंडिया किस में ज़्यादा एफिशिएंट है, कुशल है, ऑब्वियसली किस में है, वीट में। सो इंडिया को वीट में स्पेशलाइज होना चाहिए। और यूएस में अगर हम देखें
यूएस 1 घंटा लगा के वीट बहुत ही कम बना पा रहा है और उसकी जगह क्लोथ 5 यूनिट्स। तो यूएस को क्या बनाना चाहिए? क्लोथ। इसको इसमें स्पेशलाइज होना चाहिए। अब नेक्स्ट ये देखिए प्रेजेंस ऑफ ट्रेड। जब दोनों ट्रेड करेंगे तो अभी हमने बात की कि स्पेशलाइज अगर हो जाएंगे तो इंडिया किसका बनाएगा? वीट का, क्लोथ का 0। ऐसे यूएस वीट में वो लेस एफिशिएंट था और मोर एफिशिएंट किस में है? वो क्लोथ में। तो यूएस बनाएगा क्लोथ का। तो अब ये स्पेशलाइज हो जाएंगे। अब गेन्स कैसे, इनको गेन्स प्राप्त हो रहे हैं नहीं वो हम कैसे देखेंगे? देखिए अब इंडिया जो है, अब 2 घंटे, 1 घंटा अगर वो वीट को दे रहा था और 1 घंटा क्लोथ का, अब वो दोनों घंटे किसको दे रहा है? वीट को। तो जब दोनों घंटे वो वीट को देगा तो वीट का वो कितना बना पाएगा? टोटल 12 यूनिट्स ऑफ वीट। इंडिया कितना बना पाएगा? 12 यूनिट्स ऑफ वीट। अब देखिए अगर 6 यूनिट इंडिया खुद रखता है तो भी वो 6 यूनिट किसको दे सकता है? यूएस को। ऐसे ही अब अगर हम यूएस का देखते हैं तो देखिए यूएस अब क्लोथ बना रहा है, ठीक है। अब इंडिया ने मान लीजिए 6 यूनिट्स, इंडिया ने 6 यूनिट्स वीट खुद रख लिए और 6 किसको दे दिए? यूएस को। अब इंडिया जब 6 यूनिट ऑफ वीट यूएस को दे रहा है, मान लीजिए यूएस का कंजप्शन पहले वाले टेबल से देखिए आप, एक ही इकाई का है, एक ही यूनिट का अगर है तो उसके पास 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा होंगे। 5 यूनिट ऑफ वीट किसके बराबर है? 5 आवर्स, क्योंकि 5 यूनिट बनाने में कितने लगते हैं? 5 घंटे यूएस को। तो यूएस को ये 5 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। 1 घंटा यूएस का खुद का जो वो क्लोथ में लगा रहा है, तो टोटल यूएस के पास कितने हो गए? 6 घंटे। अब इन 6 घंटों को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 घंटे में वो कितने यूनिट क्लोथ बना पा रहा है? 5। तो 6 घंटे में कितना बना पाएगा? 30 यूनिट्स। तो अब यूएस कितना बना सकता है? 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। अब अगर हम पिछले उसमें टेबल में जाएं, यूएस को, इंडिया को देखिए, इंडिया खुद 4 यूनिट बना सकता है तो वो 4 से ज़्यादा ही लेगा। तो अगर यूएस जो है इंडिया को 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथ दे भी दे तो भी यूएस के पास कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा? 24। तो उपभोग में भी वृद्धि हो गई और उत्पादन में भी। तो स्पेशलाइजेशन से इस तरह से हमें गेन प्राप्त होंगे कि दोनों पहले से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर पा रहे हैं, एक दूसरे के एक्सचेंज करने के बाद भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में वस्तु बच रही है। तो वस्तुओं में वृद्धि हुई, तो इस तरह से हमें इससे व्यापार से लाभ प्राप्त हुए। इसी को अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने वीट ले लिया, वाई एक्सिस पे क्लोथ ले लिया। अब ये वाला जो पीपीसी है, ये वाला पीपीसी हमारा यूएस का है, जिसमें हम बता रहे हैं कि बिना ट्रेड के यूएस 1 इकाई वीट बना पा रहा है और 5 इकाई क्लोथ की। ये वाला जो पीपीसी हमने लिया है ये हमारा इंडिया का है कि ट्रेड के बिना इंडिया क्या कर पा रहा है कि वो 6 यूनिट्स वीट बना पा रहा है और या फिर 4 यूनिट्स क्लोथ। अब जब दोनों व्यापार करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कीमत पे ये वाला दोनों का क्या हो जाएगा हमारा? अब पीपीसी, ये वाला। अब इस ये वाला जो पीपीसी है, इस पे ये वाला जो शेडेड रीजन है आपका, ये क्या दिखा रहा है हमें कि ट्रेड में एंटर होने के कारण एक्स्ट्रा जो वो वीट और क्लोथ का उत्पादन कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ थ्योरी के बाद अब हम रिकार्डो की थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो कुछ ही कंट्रीज की ट्रेड को एक्सप्लेन कर पाई, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड टुडे। क्यों? क्योंकि देखिए एडम स्मिथ में वो क्या ले रहे हैं कि जो दो देश हैं, दोनों देशों में एक वस्तु में वो ज़्यादा कुशल है
और एक में कम कुशल है। ऐसे ही दूसरा देश भी एक में कम कुशल है, एक में ज़्यादा कुशल है। लेकिन अगर हम विकसित देशों के ट्रेड की बात करते हैं तो विकसित देशों में बहुत से देश ऐसे हैं जो दोनों ही वस्तुओं में किसी दूसरे देश से ज़्यादा कुशल पाया जाते हैं। तो इसका ये जो था कि अगर एक कंट्री दोनों ही वस्तुओं में ज़्यादा कुशल हो और एक दोनों में कम कुशल हो, वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उस केस में कैसे व्यापार होगा या हमें गेन मिलेंगे या नहीं, वो हमें कहाँ से मिलता है? लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। उन्होंने क्या बताया कि अगर ऐसा है तब भी हमें व्यापार से गेन प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होंगे। अगर दो देश हम ले रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि उस केस में क्या होगा कि अगर एक राष्ट्र लेस एफिशिएंट है, कम कुशल है दूसरे से, दोनों ही के वस्तुओं के केस में, बोथ प्रोडक्शन लाइन में, कि दोनों वस्तुएं ही वो दूसरे देश की तुलना में कम कुशल तौर पे बना पा रहा है, और एक राष्ट्र दोनों को ही वस्तु बनाने में उस पहले वाले से ज्यादा कुशल है, तो उस केस में भी उनमें व्यापार होगा और एक बेनिफिशियल ट्रेड होगी। बेनिफिशियल मतलब दोनों को ही गेन प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक को लॉस होगा या एक को गेन होंगे। तो उस केस में वो कहते हैं कि उस केस में जो ट्रेड होगा वो तुलनात्मक तौर पे होगा। तुलनात्मक तौर पे मतलब कि अगर एक राष्ट्र दोनों में ही कुशल है, उसमें से भी ज्यादा कुशल किसमें है, और एक अगर दोनों में कम कुशल है लेकिन उसको हानि कम किसमें है, तो जिसको जो दोनों में ज्यादा कुशल है वो ज्यादा बेटर किसमें है, उसको उसका निर्यात करना चाहिए, और जिसमें कम है उसका आयात करना चाहिए। तो हम ये इसको भी एक टेबल की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। टेबल में देखिए, हमने पहले इंडिया और यूएस का ले लिया, इधर हमने वीट और क्लॉथ दो कमोडिटीज ले ली। अब यहाँ आप देखिए, इंडिया जो है वीट का कर पा रहा है 6, अगर वो एक लेबर 1 घंटा उत्पादन करता है तो वीट का कितना कर पा रहा है? 6, और क्लॉथ का 4। यूएस देखिए, यूएस का लेबर 1 घंटा काम करता है तो वीट का कर पा रहा है 1 और क्लॉथ का 2। तो दोनों ही वस्तुओं का यूएस जो क्या है, यूएस यहाँ पे क्या है? लेस एफिशिएंट, और इंडिया दोनों के केस में क्या है? मोर एफिशिएंट। मतलब इंडिया का लेबर जो है दोनों ही वस्तुओं का ज़्यादा कर पा रहा है 1 घंटे में, और यहाँ यूएस दोनों में कम कर पा रहा है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली रेशियो देखें कि यहाँ से 6 और 4 में तुलना अगर हम करते हैं तो इंडिया का 1 घंटे में लेबर ज़्यादा किसका कर पा रहा है? वीट का। तो इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है वीट में, और ऐसे ही यूएस दोनों में ही कम है, लेकिन 1 घंटा लेबर काम करके किसका ज़्यादा कर पा रहा है? वीट के बजाय क्लॉथ का। तो यूएस को हानि कम किसमें है? क्लॉथ में। दोनों में लेस एफिशिएंट है लेकिन क्लॉथ में वो बेटर है। तो यूएस को स्पेशलाइज होना चाहिए क्लॉथ में और इंडिया को होना चाहिए वीट में, और ये इन दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा, दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, जैसे ही इंडिया टोटली किसका करने लग जाएगा? वीट का, तो इंडिया जो है 2 घंटे अगर लगाएगा तो इंडिया टोटल कितना कर पाएगा? 12 यूनिट्स ऑफ वीट। अब इधर यूएस जो है, इंडिया की खुद की कंजप्शन है सिर्फ 6 यूनिट्स, तो 6 यूनिट्स वो यूएस को दे सकता है। 6 यूनिट्स यूएस के किसके बराबर हैं? 6R के बराबर। अगर यूएस 1 यूनिट का कंजप्शन भी करता है तो कितने बच गए उसके पास? 5R, और 1R वो खुद का जो क्लॉथ में कर रहा था उसको अगर हम लेते हैं तो टोटल 6R। 6 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 6 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ यूएस कर पाएगा। अब इंडिया खुद 4 कर पा रहा है तो यूएस इंडिया को 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एक्सपोर्ट कर देगा और 6 खुद के पास रख लेगा। तो इस देखिए, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में भी
वो कंपैरिजन करके कि कम कुशल होके एक कंट्री ज़्यादा कुशल है एक में, एक कम है दोनों में, तो भी दोनों में ट्रेड की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। डायग्रामेटिकली इसको हमने इस तरह से शो किया है, एक हमने एक्स कॉमोडिटी ले ली, एक हमने वाई कॉमोडिटी ले ली। अब ये हमारा ए बी एक पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हमने दिखाया है कि ई जो पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट बिफोर ट्रेड, ट्रेड से पहले, कि जब हम ट्रेड नहीं कर रहे, बिफोर, ये ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कि कंट्री इस पॉइंट पे है। अब जैसे ही उसने ट्रेड करना शुरू किया, ट्रेड हमारी घरेलू कीमत पे ना होके अंतर्राष्ट्रीय कीमत पे होता है, तो अब हमारा ए बी से कीमत रेखा शिफ्ट हो गई बी सी, बी सी पे। अब हम कौन से पॉइंट पे हैं, एफ पॉइंट पे। अब एफ पॉइंट पे हम हैं। अब देखिए अगर हम बिना ट्रेड के एफ पॉइंट पे हमें पहुंचना पड़ता तो हमें अपना पीपीसी कितना शिफ्ट करना पड़ता, इतना A1 B1। तो ये एक्स्ट्रा हमें गेन हुआ है किसके कारण, ट्रेड के कारण, कि इतने रिसोर्सेज अधिक हमें घरेलू अर्थव्यवस्था में लगाने पड़ते अगर हम ट्रेड ना करते, तो इस गेन को प्राप्त करने के लिए, इस पॉइंट को अचीव करने के लिए। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या हो गया हमारा, दिस BB1 by OB। नेक्स्ट हम जो आते हैं मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं, हैबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अब देखिए जो हमने क्लासिकल थ्योरी की बात की, चाहे वो एडम स्मिथ है या रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, दोनों जो है लेबर थ्योरी पे बेस्ड है, कि लेबर पे बेस्ड है, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। और मॉडर्न थ्योरी में हैबलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉनेटरी टर्म्स में गेन्स फ्रॉम ट्रेड को एक्सप्लेन किया, कि वो क्लासिकल जो थ्योरी है वो गेन्स फ्रॉम ट्रेड को लेबर के टर्म में एक्सप्लेन कर रही है, तो उसकी बजाय उन्होंने ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉनेटरी टर्म्स में, जो ज़्यादा बेटर है, इसके टर्म्स में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में हम देखेंगे कि कैसे हमें व्यापार से लाभ मिलते हैं। उसके लिए हमने एक उदाहरण ले लिया, मान लीजिए हमने दो पर्सन ले लिए, एक टॉम और एक जेरी। तो अब ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ डायग्राम में, ये हम शो कर रहे हैं कि विदाउट ट्रेड वो कौन सी पोजीशन में है, और फिर आगे हम शो करेंगे कि कैसे जब वो ट्रेड कर रहे हैं तो उनको लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमने एक पीपीसी ले लिया टॉम का, ये ले लिया जेरी का। हम दो वस्तुएं जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, हमने ले ली, मान लीजिए ये फिश ले ली एक्स एक्सिस पे और वाई पे ले ली कोकोनट। हम मान रहे हैं कि एक हफ्ते में कितनी फिश टॉम पकड़ सकता है और कितनी नारियल वो तोड़ सकता है या इकट्ठी कर सकता है। ऐसे ही जेरी भी कितनी फिश पकड़ सकता है और कितने नारियल वो इकट्ठे कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेड से पहले जो टॉम है वो स्टार पॉइंट पे है। स्टार पॉइंट पे होने का मतलब ये हुआ कि या तो वो 28 फिश, यहाँ पे देखिए 28, इस पॉइंट पे 28 फिश ले रहा है वो, और नो कोकोनट ले रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम जेरी का देखें तो जेरी इस पॉइंट पे है ट्रेड से पहले, जब आपस में ये दोनों कोई ट्रेड या व्यापार नहीं कर रहे, तो ये ले रहा है 6 फिश और 8 कोकोनट। अब ये जो पीपीसी है ये शो कर रहा है टोटल, अगर वो बिल्कुल भी कोकोनट ना ले तो मैक्सिमम फिश कितनी ले सकता है, टॉम 40। ऐसे ही अगर फिश ना ले तो मैक्सिमम कोकोनट कितने ले सकता है, 30। सेम जेरी, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ ले रहा है इस पे, लेकिन अगर वो कोकोनट ना ले तो कितनी सारी की सारी फिश कर सकता है वो गैदर, 10। ऐसे अगर फिश ना ले तो कितनी वो कोकोनट कर सकता है, 20। अब ये दोनों इंडिविजुअल की सिचुएशन है ट्रेड से पहले, ये उनके पीपीसी हो गए, इस पॉइंट पे वो इतना उपभोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि अगर वो दोनों का कॉम्बिनेशन ना ले तो अकेली फिश कितनी कर सकता है, 40, कोकोनट अकेला 30। ऐसे ही जेरी भी, ओनली कोकोनट 20, ओनली फिश 10। अब हम दिखाएंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, पहले हम वो निकालेंगे और फिर हम ये दिखाएंगे कि अगर
ये आपस में व्यापार करें, किस बेस पे व्यापार करें कि इनको उसमें स्पेशलाइज होना चाहिए जिसमें इनकी अवसर लागत कम आती हो। जिसमें अवसर लागत ज़्यादा है वो इससे लेना चाहिए, इसकी जिसमें अवसर लागत ज़्यादा है इसको उससे लेना चाहिए, तो दोनों को गेन हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अब अवसर लागत निकालेंगे कैसे, जैसे कि आप सभी जानते हैं स्लोप हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं, देखिए टोम के लिए जब पहले इंडिविजुअल खुद के लिए निकाल रहे हैं तो 1 फिश इज इक्वल टू 3/4 कोकोनट। देखिए जब फिश के लिए हम निकालेंगे तो फिश की क्या आ जाएगी 30/40, तो 30/40 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3/4 कोकोनट। ऐसे ही जब हम कोकोनट की निकालेंगे, जब आप कोकोनट की निकालोगे तो क्या हो जाएगा 40/30, 0 से 0 कैंसिल, 4/3 फिश आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है टोम की। अगर एक फिश वो इकट्ठी कर रहा है एक्स्ट्रा तो कितना उसको कोकोनट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 3/4, और एक कोकोनट के बदले में कितना फिश का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 4/3। ऐसे ही जेरी की हमने निकाल ली, सेम इसी तरह आपने निकाल लिया। एक फिश के लिए कितनी आ रही है 2 कोकोनट, और एक कोकोनट की कितनी आ रही है हाफ फिश। तो इसमें देखिए एक फिश की लागत ज़्यादा पड़ रही है जेरी के लिए, तो जेरी के लिए कम अवसर लागत किसकी पड़ रही है कोकोनट की। और टॉम का अगर हम देखें तो एक कोकोनट के बदले में जो फिश सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए किसकी कम है फिश की, तो इसकी अवसर लागत फिश की कम है, दोनों में अगर हम तुलना कर रहे हैं। और जेरी के लिए अवसर लागत कोकोनट की कम है, तो टॉम को स्पेशलाइज होना चाहिए फिश में और जेरी को कोकोनट में, और आपस में दोनों को ट्रेड करना चाहिए जिससे दोनों को दोनों वस्तुएं भी प्राप्त हो जाएंगी और पहले से ज़्यादा और व्यापार से लाभ भी मिलेंगे। वो आगे मैं आपको एक टेबल से समझाती हूँ। देखिए हमने एक टेबल बना लिया, पहले विदाउट ट्रेड जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि टॉम कितना कर रहा है प्रोडक्शन और कंजप्शन, फिश का 28 और कोकोनट का 9, और ऐसे ही जेरी फिश का 6 और कोकोनट का 8। अब विद ट्रेड में हमने क्या कहा कि टॉम के लिए फिश की अवसर लागत कम है और जेरी के लिए कोकोनट की, तो टॉम को फिश में स्पेशलाइज होना चाहिए, मतलब वो सारा का सारा किसका करे फिश का करे और कोकोनट का 0। और ऐसे ही जेरी जब कोकोनट में स्पेशलाइज हो जाएगा तो फिश का 0 कोकोनट का 20। अब देखिए अगर वो कोकोनट का बिल्कुल नहीं कर रहा तो पीपीसी से हमने देखा था वो फिश का कितना कर सकता है 40। ऐसे ही जेरी जब सारे के सारे कोकोनट का कर रहा है तो कितना कर पा रहा है 20। अब देखिए अब हम मान लेते हैं कि टॉम 40 कर रहा है, 40 में से 30 अगर वो खुद भी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो पहले 28 कर रहा था, अब 28 से भी अगर उसको ज़्यादा मिलेंगे तभी वो ट्रेड के लिए तैयार होगा, तो अब वो 30 भी खुद कर रहा है तो भी उसके पास 10 एक्स्ट्रा देने के लिए हैं। तो अब उसको 30 मिल रहे हैं, पहले 28, तो गेन उसको कितने मिल गए +2। अब 10 फिश उसने किसको दे दी जेरी को, जेरी खुद कितना कर रहा था 6 फिश का, और ट्रेड से अब उसको कितनी मिल गई 10, तो कितना फायदा हो गया 4 का। अब हम कोकोनट पे आते हैं, कोकोनट का अब जेरी 20 कर रहा है, 20 में से 10 वो खुद कंज्यूम कर रहा है और 10 टॉम को दे रहा है, तो अब 10 टॉम को दे रहा है, टॉम खुद 9 ही कर पा रहा था तो 1 का उसको यहाँ फायदा हो गया, और खुद ये सिर्फ जब दोनों का कर रहा था तो सिर्फ 8 का ही कर पा रहा था, और अब स्पेशलाइज होके उसको 10 अब उसके पास बच रहे हैं तो 2 का उसको गेन हो गया। तो दीज आर गेन्स फ्रॉम ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, कि जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उसमें स्पेशलाइज होके अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों साइड ही गेन होते हैं। नाउ गेन्स फ्रॉम ट्रेड इन केस ऑफ लार्ज कंट्री एंड स्मॉल कंट्री, अगर दो कंट्री है एक लार्ज है और एक स्मॉल है, तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड जो है वो स्मॉल कंट्री को ज़्यादा मिलेंगे लार्ज के कंपैरेटिवली, क्योंकि देखिए स्मॉल कंट्री जो है उसकी मार्केट साइज स्मॉल है,
उतने डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसके पास देने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, और लार्ज कंट्री का पूरा फायदा किसको ट्रांसफर हो जाता है, स्मॉल कंट्री को। आइए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कंट्री ए हमने ले ली लार्ज कंट्री, और कंट्री बी हमने ले ली एक स्मॉल कंट्री। अब देखिए स्मॉल कंट्री का BB1, ये जो BB1 है ये हमने ले लिया, पहले PPC है, और ये I1 इंडिफरेंस कर्व है, और R1 पे ये टेंजेंट है, तो ये इसका पॉइंट है बिफोर ट्रेड इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही दोनों कंट्री में ट्रेड शुरू होता है, अब ट्रेड इंटरनेशनल प्राइस के टर्म्स में होगा, तो इंटरनेशनल प्राइस रेशियो की लाइन होगी, मान लीजिए BB2, स्मॉल कंट्री है जो, उसका चेंज होगा, लार्ज कंट्री का कोई भी चेंज नहीं होगा, इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंग उसका सेम रहेगा। स्मॉल कंट्री क्योंकि स्मॉल है, तो अब उसको इंटरनेशनल प्राइसेस के कारण अब इंटरनेशनल प्राइसेस लाइन हो जाएगी आपकी BB2। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन जो है ये ज़्यादा फ्लैटर है, मीन्स एक्स कमोडिटी जो है वो क्या है, सस्ती, तो और वाई कमोडिटी जो है वो है महंगी। तो अब ये एक्स कमोडिटी सस्ती होने के कारण ये अब शिफ्ट हो जाएंगे हम इस वाले इंडिफरेंस कर्व के बजाय इस पॉइंट पे, तो नया ट्रेड के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा R2। अब यहाँ पे देखिए R2 पे इतना, ये जो कंट्री है ये Y का एक्सपोर्ट कर रही है, Y जो है वो महंगी है, तो ये छोटी कंट्री जो है लाभ उठाने के लिए Y वस्तु का क्या करेगी, एक्सपोर्ट, तो इतना Y का एक्सपोर्ट कर रही है, और बदले में X कितना मिल रहा है इसको, VT इतनी ज़्यादा, तो इतना देके इतना मिल रहा है, तो ये छोटी कंट्री के क्या हो गए, लाभ। बड़ी कंट्री को ऐसा सच लाभ नहीं होंगे, उसका जो चेंज आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये जो उसने जो चेंज किया है ये स्मॉल कंट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए किया है। अब लार्ज कंट्री का अगर हम देखें, ये इतना निर्यात कर रही है एक्स का, तो बदले में इतना इसको आयात मिल रहा है, तो इसके केस में इसके गेन्स नहीं है। जो दो कंट्री हो, एक लार्ज हो एक स्मॉल हो, तो स्मॉल कंट्री को सारे गेन्स उसमें ट्रेड से प्राप्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो निर्धारित करते हैं। पहला फैक्टर डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियो, जो हमने डिस्कस भी किया था कि लागतों में, अगर हमारे उत्पादन की लागतों में जो अंतर है उसके कारण। दूसरा जो है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, की उत्पादन की जो क्षमता है, कितना कुशल है एक राष्ट्र कोई वस्तु को बनाने में, कितनी कम लागत पे और हम कितनी ज़्यादा इकाइयाँ उसकी बना सकते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब दो राष्ट्र अगर आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो पहले देश जो है उसकी वस्तु की दूसरे देश में कितनी लोचदार है या बेलोचदार है, ऐसे ही दूसरे राष्ट्र के वस्तु की मांग यहाँ पे कितनी लोचदार है या बेलोचदार है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे ट्रेड से मिलने वाले लाभ कम या ज़्यादा हो सकते हैं। साइज ऑफ कंट्री जो हमें डिस्कस किया अभी अभी। और नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड, कि जिन वस्तुओं का हम आयात निर्यात कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है। अगर वो प्राइमरी गुड्स है, एग्रीकल्चर गुड्स है, फिर आपको इतने व्यापार से लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके केस में परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो प्राइस इतना ज़्यादा नहीं मिलता। इसकी बजाय अगर मैन्युफैक्चर गुड है, उसके केस में हमें व्यापार से मिलने वाले लाभ ज़्यादा होंगे। समरी में जैसे कि अभी हमने पढ़ा, मर्केंटिलिज्म से लेके क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरी तक सभी ये मानते हैं कि व्यापार से हमें लाभ अर्जित होते हैं। व्यापार दोनों देश, जो जितने भी देश उसमें ट्रेड में व्यापार कर रहे हैं आपस में, उन सभी के लिए व्यापार फायदेमंद है। और ये जो व्यापार से लाभ अर्जित होते हैं किस कारण होते हैं, कॉस्ट रेशियो और प्राइस में जो डिफरेंस होते हैं। अब जो गेन्स हमें मिलते हैं उनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, उपभोग से मिलने वाले गेन और दूसरे प्रोडक्शन साइड जो स्पेशलाइजेशन से मिलने वाले गेन। नेक्स्ट मैंने कुछ बुक्स आपके लिए रेफरेंस के लिए जहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बाय डोमिनिक सैल्वेटोर 11th एडिशन,
Krugman, International Economics, 9th edition. M.L. Jhingan, International Economics by Rana and Verma. I hope you enjoyed the lecture. Thanks a lot for listening me patiently.